लोकसभा याद कर लीजिए बिरजू, लालू जी करते क्या है कि पहले ही अपना सीट तय करके प्रत्याशी को टिकट बांटने लगे, पहले ही क्लियर कर देते अपने सीटों पर। अब औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को जो टिकट दिया गया उस समय तक सीट शेयरिंग तक नहीं हुआ था, प्रत्याशी खड़ा कर दिए। तो लालू प्रसाद यादव अपना गणित जानते हैं कि उनको बिहार में किस सीट से लड़ेंगे तो उनकी पार्टी जीतेगी, और बाद में जो बचा खुचा सीट है वो गठबंधन में बांट देगी। तो वैसी सीटें दी गई जो कांग्रेस मतलब तय था कि हारेगी। इस बार वैसी जितनी सीटें निकले, चाहे 10 निकले या 100 निकले, जितना सीट निकलेगा उन सीटों का वितरण सभी पार्टियों में अनुपात में होगा। कुछ ऐसी सीटें हैं कांग्रेस पार्टी को जिस पर नजर मुकेश सहनी की भी लगी हुई बनी हुई, और वो विनिंग सीट है, वो जीता हुआ सीट है कांग्रेस पार्टी का। उसको लेकर भी क्लियर कट मैसेज राहुल गांधी का है। अगर इस बार मान लीजिए कि 45 के आसपास सीट कांग्रेस जीत जा रही है और अगर 55 से 60 सीटों के बीच आरजेडी सिमट जा रही है तो फिर दावेदारी कांग्रेस की हो जाएगी ना। राहुल गांधी का प्रायोरिटी इस वक्त ना तेजस्वी यादव है, ना मुकेश सहनी है, ना वाम दल है। राहुल गांधी का जो मेन मुद्दा है वो बिहार है। और बिरजू मैं बता दूं कि 2025 के लिए राहुल गांधी का यह तैयारी चल भी नहीं रहा है। राहुल गांधी का प्राइम फोकस साल 2029 का लोकसभा चुनाव है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इससे ठीक पहले बैठकों का दौर दोनों गठबंधन के अंदर खूब हो रही है। हालिया बैठक आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की हुई, जिसमें तमाम जो प्रमुख नेता थे, कुछ दलों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी लोग शामिल थे। कांग्रेस से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन उसी बैठक में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल मुकेश सहनी नजर नहीं आए, वाम दल का कोई चेहरा नजर नहीं आया। सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस और आरजेडी ही मिलकर फैसला लेगी या फिर कोई और बात है। मेरे साथ उदित आर्यन है, बिहार की राजनीति को भी आप बहुत करीब से देख रहे हैं और उस पर आपका ओपिनियन भी आता है। आज की जो बैठक हुई दिल्ली में, इस बैठक के क्या मायने मतलब निकाले जाए? क्योंकि अगर आप इंडिया गठबंधन कहते हैं इस बैठक को, तो फिर मुकेश सहनी नहीं है, वामदल का कोई चेहरा नहीं है, क्या कहा जाए इसे? देखिए, इसको लेकर मेरी बातचीत हुई सभी पार्टी के नेताओं से, राजद में भी हुई, मुकेश सहनी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनके भी एक करीबी नेता से हमारी बातचीत हुई। इसको लेकर अभी तक कुछ क्लियर कट है नहीं कि राहुल गांधी ने सबको बुलाया क्यों नहीं। देखिए, राहुल गांधी का प्रायोरिटी इस वक्त ना तेजस्वी यादव है, ना मुकेश सहनी है, ना वाम दल है। राहुल गांधी का जो मेन मुद्दा है वो बिहार है। और बिरजू मैं बता दूं कि 2025 के लिए राहुल गांधी का यह तैयारी चल भी नहीं रहा है। राहुल गांधी का प्राइम फोकस साल 2029 का लोकसभा चुनाव है और उसके लिए जमीन अभी से तैयार की जा रही है। और विधानसभा उसका सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि राहुल गांधी का जो धुआंधार 5-6 दौरा हो गया वो कितना इंपैक्ट डाल रहा है बिहार के वोटर्स पर। सबसे बढ़िया रिजल्ट अभी देखिए, इस बार का विधानसभा चुनाव जो होगा ना, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा कि राहुल गांधी का कितना इन्फ्लुएंस बिहार में जो दौरा हुआ उसका पड़ा है। प्रभारी बदले गए, प्रदेश अध्यक्ष बदले नहीं गए, एक को हटाया गया और दूसरे को लाया गया। वो हटे नहीं है, उनको हटाया गया है। आज जो बैठक हुआ दिल्ली में, राहुल गांधी ने अचानक से तेजस्वी को बुलाया है। ये खबर बिल्कुल बहुत अचानक बैठक बुलाई, बहुत अचानक। कल शाम तक शायद खबर नहीं होगा, पटना में कहीं खबर चला भी नहीं था। आज अचानक पता चला कि तेजस्वी जी जो है, तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो दिल्ली निकले हैं। अब जहां तक बैठक की बात है, जो इनपुट हम तक आई है, सीट शेयरिंग को लेकर ही बातचीत हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कुछ मुद्दों पर बड़ा अडिग हो गई है इस बार। जैसे कि सीट शेयरिंग में पिछले बार 70 सीटों पर लड़ी, एक बदनामी मिला और वो भी लगा बहुत कि 70 पे लड़के 19 सीट जीते। लेकिन चर्चा ये होना चाहिए ना भाई कि 70 सीट पर लड़े, ठीक है, कितने सीटों पर जीतने के लिए लड़े। पिछले बार क्या हुआ था, मुकेश सहनी अचानक से महागठबंधन से बाहर हुए थे, उपेंद्र कुशवाहा बाहर हुए थे, मांझी जी भी बाहर हो गए थे। तो जो सीट बचा था, देखिए राजद की ये आप कहिए कि विजडम है या चालाकी है, जो कहिए, या कूटनीति है कि पहले ही आप लोग सब याद कर लीजिए बिरजू, लालू जी करते क्या है कि पहले ही अपना सीट तय करके प्रत्याशी को टिकट बांटने लगे, पहले ही क्लियर कर देते अपने सीटों पर। अब औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को जो टिकट दिया गया उस समय तक सीट शेयरिंग तक नहीं हुआ था, प्रत्याशी खड़ा कर दिए। तो लालू प्रसाद यादव अपना गणित जानते हैं कि उनको बिहार में किस सीट से लड़ेंगे तो उनकी पार्टी जीतेगी, और बाद में जो बचा खुचा सीट है वो गठबंधन में बांट देते हैं। ये एक ट्रेंड रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, आरजेडी का। लेकिन इस बार जो पॉलिटिक्स बिहार में चल रहा है और खासकर जो कांग्रेस पार्टी का रवैया है, जनवरी के महीने से आप देखिए, आप लोग भी कवर कर ही रहे हैं लगातार, जनवरी से कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव हुआ, संगठन में बदलाव हुआ, संगठन पर काम हुआ, कन्हैया का दौरा हुआ, कृष्णा लवरू की एंट्री हुई, पूरा कांग्रेस टीम आकर पटना बैठा हुआ है। वो इस बात का क्लियर मैसेज है कि इस बार का स्ट्रैटेजी कांग्रेस का अलग है। अब क्या अलग है, कुछ शर्तें ऐसी रखी गई हैं, जैसे कि पहला शर्त आप समझिए, पहला शर्त है
कि वैसे सीट चिन्हित होंगे जिन सीटों पर 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार 8 बार गया से प्रेम कुमार 7 बार जीत रहे हैं, 7 बार जीत रहे हैं। बांकीपुर पटना जहां हम लोग बैठे हैं, गढ़ है। नितिन नवीन, इनके पिताजी 4 बार जीते, ये 4 बार जीत चुके हैं, तो 8 बार ये लोग का हो गया। ऐसे सीटों को चिन्हित करना है। कांग्रेस को इस बार, पिछली बार भी सीटें दे दी गई थी, सब सीट दिया गया। लव सिन्हा यहाँ से लड़े थे, मनोहर श्रीवास्तव लड़े थे आपको गया टाउन से, जहां से प्रेम कुमार है। तो वैसी सीटें दी गई जो कांग्रेस मतलब तय था कि हारेगी। इस बार वैसी जितनी सीटें निकले, चाहे 10 निकले या 100 निकले, जितना सीट निकलेगा उन सीटों का वितरण सभी पार्टियों में अनुपात में होगा, कमजोर जो भी सीटें रहे। हाँ, जो भी कमजोर सीट है। अब आप बताइए, शाहाबाद जो एरिया है, बक्सर, भभुआ मतलब कैमूर, रोहतास और भोजपुर, 4 जिला है, 4 जिला, 22 विधानसभा सीट पड़ता है इसमें। 22 में पिछले चुनाव में महागठबंधन 19 जीती थी, और उसमें 2020 में 20 में कांग्रेस शायद ही एक आध सीट पे लड़ी होगी। एक कराहगर पे लड़ी थी जहां से उनके प्रत्याशी जीते, मिश्रा जी। कांग्रेस लड़ी कहां से? मिथिलांचल से। मिथिलांचल में ऑलरेडी का एकदम टुकड़ा साफ हो जाता है। आप लोकसभा ही उठाकर देख लीजिए, मधेपुरा देख लीजिए, लैंड ऑफ यादव है, वहां पे जेडीयू जीतती है। आप सुपौल देख लीजिए, आप झंझारपुर देख लीजिए, कोई विधान लोकसभा उठाकर देख लीजिए, वही कैलकुलेशन विधानसभा में भी बैठता है। आप चंपारण देखिए, चंपारण में 24 विधानसभा सीटें हैं, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में। रक्सौल से लेकर बेतिया से लेकर सुगौली कह लीजिए, चिरैया कह लीजिए, ढाका, मधुबन, जितना सीट है 24 में मोटा मोटी 18 से 20 सीटें वहां पर एनडीए गठबंधन जीतती है। तो वहां पर कांग्रेस को उतार देना है, मतलब जहां एनडीए मजबूत है वहीं कांग्रेस को सीट देना है, और जहां महागठबंधन मजबूत है वहां से राजद लड़ जाती है। ये इस बार नहीं चलने वाला है, ये स्पष्ट मैसेज है। 54 सीट ही मिले, 54 सीट का ही चर्चा है कि 54 सीट कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन देखिएगा पिछले बार से अधिक सीट इस बार जीत कर आएगी, तय है। अच्छा होगा, पिछली बार बहुत जबरदस्त होगा इस बार। अब यही सबसे बड़ा टेंशन का विषय है लालू प्रसाद यादव के लिए भी और तेजस्वी यादव के लिए। लड़ेंगे ये, पिछले बार कितना 144 सीट पे 140 सीट पे लड़े, 44। इस बार तो खैर उतना नहीं मिलेगा, इस बार सीट कम होगा, 130 135 की चर्चा है। लेकिन जो सीट लड़ेंगे उसमें से कई ऐसी सीटें होंगी जहां पर एनडीए सच में मजबूत है, वाकई मजबूत है। एक और यहां पर कहानी है जो खबर हम तक आई है, मुकेश सहनी की जो मांग है, अब उस पर तेजस्वी क्या फैसला लेंगे किसी को नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं कांग्रेस पार्टी को जिस पर नजर मुकेश सहनी की भी लगी हुई है, बनी हुई है, और वो विनिंग सीट है, वो जीता हुआ सीट है कांग्रेस पार्टी का। उसको लेकर भी क्लियर कट मैसेज राहुल गांधी का है, कृष्ण नल्ला बड़ू का है कि कम से कम देखिए, मैंने 27 और 8 35 सीटों का मैंने अब तक स्टोरी किया है जहां पर कांग्रेस लड़ रही है, जिसमें 19 सीट तो विनिंग सीट है। इसके अलावा 15 18 20 और सीटें हैं जो तय कर ली गई हैं कि वहां से कांग्रेस ही लड़ेगी। अब उन सीटों पर मुकेश सहनी के प्रत्याशी, मुकेश सहनी का भी मांग है, 2-4 सीट ही है, दावेदार वहां पे उनके हैं, हमको मिले। लेकिन आपको ये बात बता दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रही है। देखिए, मार्केटिंग में या सेल्स में 2 ही थ्योरी काम करता है, या तो अब महंगा आइटम 2-4 बेच के कमाइए, या फिर सस्ता आइटम आप इतना बेच दीजिए कि वो महंगा से ज्यादा कमाई हो जाए। तो कांग्रेस का इस बार वही होगा, कम सीटों पर लड़ेगी लेकिन 19 से बहुत ज्यादा सीट इस बार जीत कर आएगी। ये एक सवाल मेरे मन में, चूंकि आमतौर पे महागठबंधन के अंदर सीएम फेस को लेकर कई बार चर्चाएं होती है, कांग्रेस के नेता आधिकारिक तौर पे सार्वजनिक मंचों से एक बार भी ये कहते नहीं दिखे कि तेजस्वी यादव ही हमारे सीएम फेस होंगे। आपने कहा कि कांग्रेस 1% भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है, कांग्रेस 25 की तैयारी नहीं 29 की तैयारी कर रही है। तो क्या माना जाए, कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट कर लिया है कि भाई हम जो लड़ेंगे सो लड़ेंगे, सीएम फेस क्लियर नहीं करेंगे कि तेजस्वी है कि कौन है। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी 1990 के पहले लगातार सत्ता में रही, समीकरण क्या था उसका? सवर्ण, मुस्लिम, दलित, सिर्फ यही समीकरण था। उनके साथ ना पिछड़ा थे, पिछड़ा कोई वोट बैंक बहुत नहीं था। कोई कर्पूर ठाकुर के साथ गया, कोई किसी के साथ गया, वो वितरित वोट था, वो और वो डिस्ट्रीब्यूटेड वोट था। अगर कांग्रेस पार्टी ये मांग कर दे कि दलित सीएम बिहार में बनाइए, या आपको एक और हम उदाहरण देते हैं, एक हाइपोथेसिस मान लीजिए, अगर राजद से 10-15 सीटें कम ही कांग्रेस रही, मात्र 10-15 सीट, पिछले बार तो क्या हुआ, 80 सीट राजद जीत गई और 20 के अंदर ये लोग सिमट गए, तो कुछ कहना है कि बोलना ही नहीं था, ताकत ही नहीं था विधानसभा में, तो बोलेंगे क्या? सरकार तो वैसे भी नहीं बनी थी कि सरकार गिरा सकेंगे ये लोग। अगर इस बार मान लीजिए कि 45 के आसपास सीट कांग्रेस जीत जा रही है, और अगर 55 से 60 सीटों के बीच ऑलरेडी सिमट जा रही है, तो फिर दावेदारी कांग्रेस की हो जाएगी ना, बिहार होगी। क्यों नहीं होगी? सिर्फ इसलिए कि आप ज्यादा बड़ा पार्टी है। भाई किस बात का बड़ा पार्टी है? आप वैसे सीट चिन्हित करके लड़ते हैं जहां पर जीत सुनिश्चित होती है महागठबंधन, बिना पूछे कई बार क्लियर कर देते हैं। देखिए
ये एक नया कांग्रेस है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस का रिवाइवल का समय है। अभी तक चाहे मदन मोहन झा कह लीजिए, अखिलेश प्रसाद सिंह कह लीजिए, ये लोग पिट्ठू थे कांग्रेस पार्टी के अंदर। ठीक है, स्पष्ट समझना होगा, एकदम ये लोग पिट्ठू वाला काम कर रहे थे। जो लालू जी तय कर देंगे सब में हामी। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी एकदम पिट्ठू बन गई है नीतीश कुमार की, मतलब सुशील मोदी से लेकर और रेणु देवी से लेकर और सम्राट चौधरी तक इन लोगों को लगता ही नहीं है कि बिहार में बीजेपी सरकार भी बना सकती है। एक माइंडसेट हो गया है, वही स्थिति कांग्रेस पार्टी का था। लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी से पहले कांग्रेस रिवाइव कर जाएगी बिहार में। आप देखिएगा, एक अंतिम सवाल मेरा है, जो आपने कहा कि भाई बहुत कंप्रोमाइज नहीं करेगी, आपने समीकरण का जिक्र किया कि दलित, मुसलमान और सवर्ण समीकरण के सहारे कांग्रेस बिहार में राज की एक मजबूत जनाधार वही कांग्रेस का रहा है। क्या लगता है, चूंकि राहुल गांधी संविधान और लगातार दलित महादलित की बात इन दिनों कर रहे हैं, अभी दशरथ मांझी का उन्होंने घर भी बनवाया, तो एक उस समीकरण को साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है बिहार में, मुसलमान दलित और सवर्णों को के सहारे जो कमबैक करने की कोशिश में लगी हुई कांग्रेस। अच्छा, बिहार में सवर्ण जाति, मैं जाति जनगणना की बात करता हूँ, सवर्ण कितने प्रतिशत निकले थे? 15.52, 15.5%। मुसलमान कितने निकले थे? 17.5%। कितना होता है जोड़कर? 33%। अनुसूचित जाति कितना है? 19%। 33 में आप 19 जोड़ लीजिए, हो जाएगा 52। 40% में तो सरकार, 35% तो सरकार, 35 से 38%, 37.26% पिछला बार एनडीए गठबंधन को था, और 37.1% महागठबंधन को था, सरकार बन गया। खेल तो 35-40% के अंदर हो जाता है। ये 52% का वोट बैंक जिसके साथ चला जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। कोई पिछड़ा अति पिछड़ा की जरूरत बिहार में नहीं है, ये बात नोट कर लीजिए। किसी पिछड़ा अति पिछड़ा की जरूरत नहीं है। उसी वोट बैंक पर नजर कांग्रेस पार्टी की है, और इन तीनों में सबसे बड़ा वोट बैंक दलितों का है। सबसे बड़ा वोट बैंक दलितों का है, उसके बाद मुसलमानों का है, और फिर सवर्ण का है। उसी को रिवाइवल में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। और ग्राउंड की जो स्थिति है बिरजू, वो यही है कि अगर ये वोट बैंक शिफ्ट करेगा, जो धीरे धीरे ही पेनिट्रेट कर रहा है, लेकिन कर रहा है, शिफ्टिंग शुरू हो चुका है, तो ये सबसे बड़ा नुकसान अगर बिहार में किसी को पहुंचाने जा रहा है, तो मुस्लिम के दृष्टिकोण से देखे तो राजद को, और सवर्ण के दृष्टिकोण से देखे तो बीजेपी, और दलित के दृष्टिकोण से भी देखें तो फिर भी एनडीए तो वहाँ डाउन हो रही है। डाउन हो रही है, पूरी तरह डाउन हो रही है। भाई दलित किसके वोटर रहे हैं? पिछले 20 साल से किसको वोट देते आ रहे हैं? लोकसभा में अगर बीजेपी यहाँ पर 40 में 39 सीटें जीती, तो बिना दलित वोट का थोड़ा जीती हो? नहीं जीती, सही बात है। इस बार भी अगर लाज बच गया बिहार में, एक बार दलितों ने हाथ उठाया, इस बार पिछले बार 24 के लोकसभा चुनाव में, तो यूपी में साफ हो गई भारतीय जनता। और जो माहौल दलितों के बीच भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार के खिलाफ बन रहा है, उसका फायदा भी कहीं ना कहीं तो मिल ही सकता है कांग्रेस पार्टी को। बिल्कुल मिल सकता है। देखिए, एक टर्निंग पॉइंट पर बिहार की राजनीति इस वक्त आई हुई है। अब चुनाव के बाद हम लोग बैठकर विश्लेषण कर पाएंगे कि वो कितना असर डाला, ये कैंपेन, ये प्रचार, राहुल गांधी का धुआंधर दौरा, नरेंद्र मोदी का दौरा, और ये पूरा जो तामझाम चल रहा है राजनीति में, इसका क्या इम्पैक्ट। तो चलिए, कांग्रेस पार्टी एक नए समीकरण क्या कहे, अपने पुराने समीकरण में कमबैक करना चाहती है, और बिहार की राजनीति को एक नए प्रयोग के तौर पर भी कांग्रेस पार्टी देख रही है कि भाई इस बार प्रयोग करते हैं, सफलता मिली तो 29 बहुत दूर नहीं है, 29 में निशाना बहुत सही जगह पर लगेगा। अब देखने वाली बात है, उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसे मोड़ पर है जहां से कुछ भी हो सकता है, और कोई पिछड़ा बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अगर ये 52% वोट बैंक के सहारे कांग्रेस पार्टी अगर अच्छे से रणनीति बना लेती है, उन तक पहुंच जाती है, तो सत्ता कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।